लेक्चर। और वो स्टूडेंट्स किधर हैं जो अभी मेरे साथ थे इन माय प्रीवियस लेक्चर, जो थ्योरी का मैंने जनरल पैथोलॉजी थ्योरी का करवाया है लेक्चर, वो ज़रा स्टूडेंट्स मुझे बताएं। सारे हैं क्लास में? आप सबको याद है मैंने कुछ कहा था? सबको याद है ना? गुड गुड गुड। आई होप एवरीवन रिमेम्बर्स कि मैंने कहा था कि आपको जब मैं रेफ्यूला करवाऊंगा तो रेफ्यूला आपको आती होगी, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। आई वेलकम यू ऑल। लेट्स स्टार्ट विद रेफ्यूला। ठीक है? अच्छा जी, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अमेजिंग होने वाली है रेफ्यूला की क्लास, बिकॉज रेफ्यूला में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्वाइट क्वाइट सिंपल। चलो जी, आप जनाब जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी गौर से सुने, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो भी गौर से सुने, चीज़ें सबको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? जनरल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में सबसे पहले जी 308 पॉइंट है, एज यू कैन सी हेयर, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। ऑर्गन हैविंग लीस्ट चांसेस ऑफ इन्फॉक्शन, तो वो कौन सा होता है जिसमें लीस्ट चांसेस ऑफ इन्फॉक्शन होते हैं? वो लीवर होता है। तो इसमें हमने एक निमोनिक किया था, वेरी टिल पेल शौकत खानम हॉस्पिटल। जस्ट क्विकली रिमेंबर, जस्ट क्विकली फ्लैश दिस निमोनिक हेयर। ठीक है? सो वेरी टिल पेल शौकत खानम हॉस्पिटल इज द निमोनिक। वेरी टिल का मतलब क्या हो गया? वी फॉर वीनस एक्लूजन, ठीक हो गया? टिल, टी फॉर टेस्टिस, आई फॉर इंटेस्टाइन, एल फॉर लीवर, एल फॉर लंग्स। सही है? सो वीनस एक्लूजन के बाद टेस्टिस, इंटेस्टाइन, लंग्स और लीवर। ठीक है? तो इसमें क्या होगा? मल्टीपल सप्लाईज होती हैं। ठीक है? जो भी ऑर्गन हो जिसकी मल्टीपल सप्लाईज हो, ठीक है, डुअल सप्लाई हो, मल्टीपल सप्लाई हो, उसमें लीस्ट चांसेस ऑफ इन्फॉक्शन होते हैं। और इन्फॉक्शन जो होता है वो रेड हेमरेजिक इन्फॉक्ट होता है। इसे वीनस इन्फॉक्ट भी कह सकते हैं। मैंने वेरी टिल निमोनिक बताया था, तो ये वीनस एक्लूजन की वजह से होता है। तो आप अपनी रेफ्यूला में लिख लें, इधर आप अपनी रेफ्यूला में ये नोट डाउन कर लें। प्लीज 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 जस्ट फोकस ऑन मी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ें, बाकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे प्लीज। और एक और बात कि मेरी आवाज़ आप सबको आएगी, आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मुझे आप सबके सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स चाहिए, ठीक है? चैट बॉक्स में एक्टिव चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है? प्लीज, आई रियली डोंट वांट, जो भी डिस्कशन है क्लास के बाद, क्लास 1 घंटे की है, 1 घंटा सारी बातों को भूल के मुझे सुनना है। आई रिक्वेस्ट। ठीक है? जहां पे भी हो, जिधर भी हो, जो भी बात फिलहाल माइंड में तंग कर रही है, सबको भूल जाओ और मुझे सुनाओ। ठीक है? अच्छा, हाँ जी। डॉक्टर राबिया है क्लास में? डॉक्टर शाइस्ता, डॉक्टर राबिया, डॉक्टर सुलेमान, डॉक्टर आयशा, एवरीवन जो पहले थे, डॉक्टर यूसुफ। ठीक है। अच्छा, अब देखें ना, अब चीज़ें जो है वो मिस नहीं करनी आप लोगों ने। सही है? सो इन्फॉक्शन में मैंने कहा कि वेरी टिल पेल शौकत खानम हॉस्पिटल, सिर्फ इसको इसको आपने काइंडली रीज्वाइन करें अगर आपको साउंड नहीं आ रहा तो, क्योंकि सबको आ रहा है। अच्छा, वेरी टिल पेल शौकत खानम हॉस्पिटल, तो वी फॉर वीनस एक्लूजन, टिल फॉर टेस्टिस, इंटेस्टाइन, लीवर और लंग्स। ठीक है? और पेल शौकत खानम हॉस्पिटल का मतलब क्या है? जो पेल या एनीमिक इन्फाक्ट होता है उसमें SKH, स्प्लीन, किडनी और हार्ट होते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हमने ये चीज़ कर ली। फिर मैंने बताया था कि जो रेड इन्फाक्ट होता है, वो वीनस एक्लूजन की वजह से होता है, इसे हेमरेजिक इन्फाक्ट भी कहते हैं। सही है? और ये मल्टीपल ब्लड सप्लाईज वाली चीज़ों में होता है। ठीक है? और इसमें हमेशा रीपरफ्यूजन, आर से रेड इन्फाक्ट, आर से रीपरफ्यूजन, इसमें हमेशा रीपरफ्यूजन होगी। रीपरफ्यूजन का मतलब क्या है? परफ्यूज का मतलब होता है ब्लड सप्लाई होना, रीपरफ्यूज का मतलब होता है दोबारा से। दैट मीन्स इसमें रीपरफ्यूजन हो जाती है, इस वजह से ये रेड इन्फार्क्ट रहता है, क्योंकि दोबारा से उसको ब्लड सप्लाई मिल जाती है। क्लियर हुई बात? आर्ट से रेड इन्फार्क्ट, आर्ट से रीपरफ्यूजन, ये अब मैं चीजें बता रहा हूँ जो फर्स्ट एड में लिखी हुई है। ठीक है? और ये जो रीपरफ्यूजन इंजरी भी हो जाती है इसमें, वो होती है ड्यू टू डैमेज बाय फ्री रेडिकल्स। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आता है जी पेल इन्फार्क्ट। पेल इन्फार्क्ट जो होता है इसमें सॉलिड ऑर्गन्स में होगा, इसमें सिंगल आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होगी। ठीक है? और इसमें जो है हार्ट, किडनी और स्प्लीन होता है शौकत खानम हॉस्पिटल। क्लियर होगी बात? चलो, अब इसके जल्दी से एमसीक्यूज, अब आप लोगों को एमसीक्यूज आते होंगे।
पेशेंट डायग्नोज्ड टू हैव पेल इन्फार्क्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज इट अकर, तो ये इश्केमिक स्ट्रोक वगैरह में या एम्बोलिक स्ट्रोक वगैरह में जो है ना वो पेल इन्फार्क्ट हो सकता है, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। Which of the following is least likely infarct in arterial supply blockage, तो least likely जो infarct होता है वो arterial supply blockage में किसका होता है, लीवर का, क्योंकि लीवर जो होता है उसकी dual blood supply है, ठीक है। अच्छा, red infarct are encountered due to arterial blockage in tissue with a double circulation, तो red infarct किस में होता है, जिनकी dual blood supply होती है, ये multiple blood supply होती है। clear clear every point is clear। A hemorrhaging infarct most typically seen in which of the following situation, तो ये जी लंग विद पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में हेमरेजिक इन्फार्क्ट होता है। सो सर ये देख लें ज़रा, एक हल्की सी नज़र यहाँ पे दौड़ा लें। वाइट इन्फार्क्ट या पेल इन्फार्क्ट होता है, ठीक है, ये शौकत खानम हॉस्पिटल यानी स्प्लीन, किडनी और हार्ट में होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, स्प्लीन, किडनी और हार्ट, ठीक है। और आर्टीरियल इनसफिशिएंसी, नॉट रीपरफ्यूज, सिंगल ब्लड सप्लाई। क्लियर हुई बात, ये कोई रीपरफ्यूज नहीं हो रहा। अब देखें, आर से रेड इन्फार्क्ट, आर से रीपरफ्यूज्ड, और इसमें हमने कहा था वेरी टिल, तो ये वीनस एक्लूजन की वजह से होता है। और टिल का मतलब है टेस्टिस, इंटेस्टाइन, लंग्स, लीवर। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात, ठीक है। और इसकी डुअल ब्लड सप्लाई होती है और रीपरफ्यूजन होती है। So I hope it is crystal clear in your mind. Next point पे चले, next point पे चले, good, next point पे चलते हैं। Next point is type of necrosis in brain infarction is equal to, type of necrosis जो होती है वो brain infarction में कौन सी होती है, liquefactive necrosis। किधर गए वो स्टूडेंट्स जो लास्ट क्लास में कह रहे थे सर सब कुछ समझ आ गया, किधर गए वो, जरा चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं, चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। उनको नेक्रोसिस की टाइप्स जब मैंने करवाई थी तो दे वर वेरी 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 कीन के सर सब कुछ हो गया, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, गुड, तो दैट मीन्स के बाकी चीज़ें याद हुई हैं, ठीक है। चलो जल्दी से उन स्टूडेंट्स को भी करवा देते हैं जिन स्टूडेंट्स ने ये थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं की। मैं जल्दी से क्विक रिव्यू देता हूँ, जल्दी से सुनिएगा मेरी बात, ज़रा गौर से सुनिएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। एक छोटा सा सॉन्ग चलने लगा है, ज़रा गौर से सुनना है। मैंने बच्चों को पढ़ाया था कि जब भी एक नॉर्मल सेल बैठा होता है, जब भी एक नॉर्मल सेल बैठा होता है, सेल के ऊपर अगर स्ट्रेस आ जाए तो सेल क्या करता है, सेल क्या करता है, उस स्ट्रेस को अडॉप्ट करता है। सेल आपकी तरह नहीं होता कि स्ट्रेस लेके बैठ जाता है चुप करके कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। सेल जो होता है वो अडॉप्ट करता है, सही है। तो सेल जब अडॉप्ट करता है तो उसकी वजह से या तो उसमें अडॉप्टेशंस कौन कौन सी तरह से आते हैं, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रॉफी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, ये सारी तरह की अडॉप्टेशंस आती हैं। ये सारी रिवर्सिबल है, ठीक है। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाए तो सेल जो है वो इंजर्ड हो जाता है। अब इंजरी में भी दो तरह की इंजरी होती है, एक होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी और एक होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी, सही है। रिवर्सिबल सेल इंजरी ये है कि अगर स्ट्रेस हटाएं तो वो दोबारा नॉर्मल आ जाएगी, सही है। और जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है वो होती है जो आप स्ट्रेस हटा भी दें तो इतनी ज्यादा इंजरी हो जाती है नाकाबिले तलाफी, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप फर्स्ट एड वाली वो डायग्राम आप सबके माइंड में आ रही होगी जिन्होंने पहले ये पढ़ लिया था। फिर मैंने कहा था कि जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी, अब मैं ये चीजें इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ कि कुछ लोगों ने थ्योरी की क्लास नहीं ली हुई मेरे साथ, उनके लिए भी मैं वो चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ। फिर मैंने कहा था जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है उसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है एपोप्टोसिस और एक होता है नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब, हाँ जी चैट बॉक्स में जरा पुराने बच्चे एक्टिव हो। एपोप्टोसिस में मैंने क्या बताया था, आप पे ही मर जाना, आप ही मर जाना, प्रोग्राम करके प्लान करके आप ही मर जाता है। देखो ना, एपोप्टोसिस का पहला वर्ड ही आप पे ही मर जाना। सो प्रोग्राम करके एक वो प्लान करता है और प्रोग्राम करता है और मर जाता, that is called as apoptosis, that is called as apoptosis, programmed cell death, ठीक हो गया। अच्छा अब जनाब एक होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है, नेक्रोसिस में क्या होता है कि देयर विल बी डेथ ड्यू टू एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन या प्रोटीन डीनेचुरेशन, यानी इसमें एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन या प्रोटीन डीनेचुरेशन होती है, ठीक है। अब वो जो होती है ना, या तो एंजाइम डिग्रेड हो जाएंगे या प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी, उसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को कहते हैं नेक्रोसिस।
अब नेक्रोसिस में क्या होता है, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है और लाश बन जाती है, सही है। और जब लाश बन जाती है तो उस लाश को क्या करेंगे, उस लाश को ताबूत में डाल देंगे, यानी वो लाश जो है, जो सेल है, सेल की लाश की बात हो रही है, जो सेल की लाश है या तो वो सॉलिड ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जब वो सॉलिड ऑर्गन में कन्वर्ट होएगी तो उसको कहेंगे कोगुलेटिव नेक्रोसिस, उसको क्या कहेंगे, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। और या फिर वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिव होकर उसको लिक्विफाई कर देंगे और वो हो जाएगी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। या फिर वो चीज लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगी और उसे कहेंगे केजियस नेक्रोसिस। या फिर या फिर या फिर पेनक्रियाज से लाइपेजेस जो है वो एक्टिवेट होते हैं, वो रिलीज होते हैं और वो फैट्स को डिग्रेड करते हैं। लाइपेजेस का काम क्या है, लिपिड को तोड़ना, तो वो फैट्स को डिग्रेड करेंगे, लिपिड्स को तोड़ेंगे और इसकी वजह से फ्री फैटी एसिड्स बन जाएगा। फ्री फैटी एसिड्स कैल्शियम के साथ मिलेगा और वो सोप लाइक अपीयरेंस देगा, उसे कहते हैं सपोनिफिकेशन। चौकी वाइट अपीयरेंस आती है फैट नेक्रोसिस में, ठीक है। और फिर आ जाती है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में क्या होता है कि फाइब्रिन लाइक मटेरियल जो है वो लीक होते हैं, यानी फाइब्रिन लीक होता है। बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से जो फाइब्रिन है वो लीक करके ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है, और जब ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे इम्यून रिएक्शन होता है और इसको कहते हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ये जितनी भी वेसल्स हैं उनमें ये होती है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक नेक्रोसिस की शक्ल बन जाती है गैंग्रीनस। अब डी से ड्राई गैंग्रीन, डी से डायबिटीज़, तो डायबिटीज के अंदर जो होती है वो गैंग्रीनस नेक्रोसिस होती है, ठीक है। और अगर डायबिटिक फुट हो तो पाँव हमेशा गीला होता है, सही है। तो डायबिटिक फुट के अंदर, यानी फुट जो वेट फुट से याद रखना है कि पाँव गीला, वेट फुट, तो डायबिटिक फुट के अंदर जो होती है वो वेट गैंग्रीन होगी। क्लियर होगी, क्लियर होगी। अब सिर्फ एग्जांपल रह गई, अब सिर्फ एग्जांपल रह गई। नाउ यू नो द टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस के हाउ दीस नेक्रोसिस अकर, एंड लेट्स क्विकली सी देयर एग्जांपल्स, लेट्स क्विकली सी देयर एग्जांपल्स, ठीक है। टाइप ऑफ नेक्रोसिस में ब्रेन इन्फेक्शन इज, तो ब्रेन जो होता है वो क्या कहते हैं कि ब्रेन के अंदर क्या है, सीएसएफ है, ब्रेन के अंदर सीएसएफ है ना, तो सीएसएफ लिक्विड है। या फिर बाज़ दफा लोग क्या कहते हैं, मेरे दिमाग की दही ना बनाओ, सो दिमाग की दही क्या है, दिमाग के अंदर पानी, सो डेट इज बेसिकली लिक्विड, ठीक है। तो मैंने बच्चों को बताया था कि आज ब्लू है पानी नहीं, आज दिमाग है पानी, ठीक है। सो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस अकर्स इन ब्रेन, राइट, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस इन ब्रेन, ठीक है। सो टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन ब्रेन इन्फेक्शन इज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, सही है। सो ब्रेन के अंदर क्या होगी, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी। सॉलिड ऑर्गन्स जिस तरह किडनी, हार्ट और एड्रिनल ग्लैंड्स, इनके अंदर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। हाँ जी, पत्थर, पत्थर के सनम, पत्थर का दिल, दिल जो है वो पत्थर का है, सही है। सो रिमेंबर दिस, पत्थर का दिल, ठीक है, ठीक है। आज जो है दिल जो है वो पत्थर का है, सही है। किस किस का दिल पत्थर का है, ठीक है, किडनी, हार्ट, एड्रिनल ग्लैंड्स, इन सब में पत्थर वाली कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। प्लीज 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 स्टे ऑन टॉपिक, ठीक है, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। अच्छा, टीबी के अंदर, और इधर एक और बात लिख लें, जो सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जो सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस वगैरह, उनके अंदर भी केशियस नेक्रोसिस होती है, चीज लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। अच्छा, अब जनाब फैट नेक्रोसिस होती है दो तरह की। एक तो फैट नेक्रोसिस वो होती है जिसमें पेनक्रियाटाइटिस वगैरह में एंजाइम रिलीज हो जाए, तो वो होगी एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस। और एक होती है ट्रॉमा की वजह से। अब ट्रॉमा दो तरह का हो सकता है, एक तो ब्रेस्ट का ट्रॉमा और एक अब्डोमेन का ट्रॉमा, तो इसमें होगी ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस। क्लियर हो गया। फिर एनी वास्कुलाइटिस, जिस तरह पान की एग्जांपल दी हुई है, उसमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगी, ठीक है। फिर केजियस नेक्रोसिस तो टीबी के अंदर होती है, तो नॉन केजियस नेक्रोसिस किस में होती है, तो नॉन केजियस नेक्रोसिस होती है सार्कोइडोसिस में, ठीक है। नॉन केजियस नेक्रोसिस किस में होती है, सार्कोइडोसिस में। और गम्मा फॉर्मेशन या गम्मेटस नेक्रोसिस जो होती है सिफिलिस के अंदर होती है। और मीडियल नेक्रोसिस जो होती है वो किसके अंदर होती है, एओर्टिक डायसेक्शन के अंदर, एओर्टिक डायसेक्शन के अंदर, एओर्टिक डायसेक्शन के अंदर, ठीक है, एओर्टिक डायसेक्शन के अंदर, ठीक है। डी से ड्राई गैंग्रीन, डी से कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। और वेट गैंग्रीन जो होती है उसमें बेसिकली क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें लिक्विफेक्टिव भी होगी, सुपर इम्पोज्ड हुई होगी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस पर। एग्जांपल्स हम इनकी कर चुके हैं। अच्छा, एक और बात इधर याद रखें कि केशियस नेक्रोसिस एक तो टीबी के अंदर होती है, टीबी का कोई भी सिनेरियो होगा तो उसमें केशियस नेक्रोसिस होगी। एक और बात याद रखनी है
कि अगर उसने डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज के साथ पूछा हो कि केशियस नेक्रोसिस है, ये वो डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज है, टीबी का सेम सिनेरियो दिया हो, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? लेप्रोसी, एग्जैक्टली। और इसमें नेजल स्क्रैपिंग टेस्ट करते हैं, नेजल स्क्रैपिंग टेस्ट करते हैं। हाँ जी, सारी बातें क्लियर, सारी बातें क्लियर। अच्छा, अब जनाब ये जो अगले पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज पॉइंट्स, एमसीक्यूज पॉइंट्स, ठीक है, इसमें मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताता जाऊंगा। सारे रीड हम नहीं करते, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं सारे भी रीड कर देता हूँ, अगर आप लोग कहते हैं तो इनमें से जो पॉइंट्स हैं जस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एमसीक्यूज से रिलेटेड, ये बिकॉज एमसीक्यूज है, हाँ जो डिफरेंट है वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब गौर से सुनते जाने आप लोग। हाँ, ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू डू, ठीक है। जो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है ना, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, उसमें पान, वैगनर्स और सिंपल पान और वैगनर के साथ उसने दिया, उसमें कौन सी नेक्रोसिस होगी? फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगी। फिर कोआगुलेटिव में उसने ना हार्ट की जगह ना, हार्ट की जगह जो वर्ड्स यूज किए हैं, हार्ट की जगह उसने वर्ड्स यूज किए हैं, एमआई का पेशेंट है उसमें कौन सी नेक्रोसिस होगी, कार्डियक सेल्स के अंदर कौन सी नेक्रोसिस होगी, ठीक है। इस तरह से उसने ना सिनेरियोस दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है कि वो होगी सॉलिड ऑर्गन्स वाली कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। अच्छा, फिर एक पॉइंट है फीमेल पेशेंट वाला, फीमेल पेशेंट डाइड, गौर से देखें जरा, फीमेल पेशेंट डाइड ऑफ एमआई, हर हार्ट साइज वाज नॉर्मल बट ल्यूपोफिस्किन इज फाउंड इन कार्डियक सेल्स, डायग्नोसिस क्या होगा? तो डायग्नोसिस क्या होगा? ऑटोफेजी। डायग्नोसिस क्या होगा? ऑटोफेजी। सो फीमेल पेशेंट में हार्ट साइज नॉर्मल था लेकिन ल्यूपोफिस्किन उसके कार्डियक फाइबर्स में आया, तो ल्यूपोफिस्किन जो है दैट इज ए मार्कर फॉर ऑटोफेजी। बस इस तरह से याद रखें, ल्यूपोफिस्किन जब भी आएगा कार्डियक फाइबर्स में तो वो ऑटोफेजी होगी, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ये एक एडिशनल पॉइंट था, बाकी सारे सिंपल सिंपल वही पॉइंट्स हैं, ठीक है, एज यू ऑलरेडी सीन। एक लास्ट पॉइंट देख लें इधर, एक लास्ट पॉइंट देखें, An old man presented in ER with severe chest pain. Life supportive treatment was given. He died after 4 days. On autopsy, there was coagulative necrosis anterolateral wall of left ventricle. Microscopy में क्या होगा? इसमें कोलाजन फाइब्रोब्लास्ट नेक्रोटिक टिश्यू मिलेगा, कोलाजन फाइब्रोब्लास्ट नेक्रोटिक टिश्यू मिलेगा, ठीक है। सो ये आप लोग ये वाला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ, कोलाजन फाइब्रोब्लास्ट नेक्रोटिक टिश्यू, सही है। सो ये एक एडिशनल पॉइंट से जो है सच जो है। चलो अब हम थोड़ी सी इनके डायग्राम्स देख लेते हैं। ये जी केशियस नेक्रोसिस होती है, ये आप लोग देख सकते हैं, टीबी में, हिस्टोप्लाज्मोसिस में ये होती है केशियस नेक्रोसिस, चीज लाइक, ठीक है, ये चीज लाइक। सिफिलिस में गमेटस नेक्रोसिस होती है। फैट नेक्रोसिस ट्रोमेटिक ब्रेस्ट में, बटक्स में, एब्डोमेन में और एंजाइमेटिक पैनक्रियाटाइटिस में होगी, ये फैट नेक्रोसिस होती है। एज यू कैन सी हियर, एज यू कैन सी हियर, दिस इज फैट नेक्रोसिस। क्या कह रहे हैं आप लोग? ओल्ड मैन के बाद लास्ट पॉइंट जी मैं देख लेता हूँ, देख लेता हूँ, अभी अभी जरा ये डायग्राम देख लें। अच्छा, और जनाब अगली नेक्रोसिस कौन सी है, ठीक है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो होगी वो वास्कुलाइटिस में होगी, ठीक है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो है वो वास्कुलाइटिस में होगी। आगे जनाब लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ब्रेन में होगी, ब्रेन पानी पानी, ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम्स आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें रहें। डन, चलो जी। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस जो है वो सॉलिड ऑर्गन्स में एक्सेप्ट सीएनएस, ये कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है। चलो जी, ये जी ड्राई गैंग्रीन वाला पॉइंट है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं दोबारा ये लास्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ। एल्डरली मैन विद सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप एक्यूट एब्डोमिनल पेन, लेप्रोटमी, स्मॉल इंटेस्टाइन वाज पर्पल इन कलर, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी वाज एथेरोस्क्लेरोटिक एंड थ्रोम्बोज्ड, मेसेंटेरिक वेन पेटेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन पैथोलॉजी विल बी कॉल्ड एज। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की पैथोलॉजी इसे क्या कहेंगे? वेट गैंग्रीन,
ये वेट गैंग्रीन होगी जी। ठीक है, सही है। एक्यूट लेप्रोटमी के बाद जो है उसने ये उसका सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का बता दिया है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी वाली भी वेट गैंग्रीन होगी। ठीक है, डायबिटिक फुट वाली भी वेट गैंग्रीन होगी, सिंपल डायबिटीज वाली ड्राई गैंग्रीन होगी। ये एग्जांपल्स उसकी दी हुई हैं बस। ठीक है, अब ये मेरे पास ना इसकी वो भी हुई है, आई गेस कुछ मिसिंग भी है, मिस प्रिंट है या क्या है। ठीक है, SMA की एथीरोस्क्लेरोसिस जो है, ये इन्फॉक्शन भी हो सकता है। अगर अगर ऑप्शन में इन्फॉक्शन दिया हो तो आपको इन्फॉक्शन को प्रेफर करना है। ये जो MCQ है इसमें इन्फॉक्शन अगर दिया हो तो आप उसको प्रेफर करेंगे। वेट गैंग अगर इन्फॉक्शन ना दिया हो तो फिर आप वेट गैंग्रीन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, इन्फॉक्शन इसलिए कि इन्फॉक्शन दो तरह का होता है ना, एक होता है वो इन्फॉक्शन जिसमें वीनस एक्लूजन हो और डुअल ब्लड सप्लाई हो, और एक होता है जिसमें एंड आर्टीरियल ब्लड सप्लाई हो और आर्टीरियल एक्लूजन हो। तो वीनस एक्लूजन वाला होता है जी रेड या हेमरेजिक इन्फार्क्ट। ठीक है, सो ये बात याद रखनी है। और जो पेल एनीमिक इन्फार्क्ट होता है वो आर्टीरियल एक्लूजन वाला, एंड आर्टीरियल एक्लूजन वाला। अच्छा जी, फिर आ जाता है जी लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस। लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस जो है वो किस में होएगी, वो किस में होएगी, वो ब्रेन में। तो इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ब्रेन वाली डिस्कस हुई हैं, स्ट्रोक वगैरह के साथ वो देता। फिर जनाब फैट नेक्रोसिस जो है वो ट्रॉमा वगैरह में फैट नेक्रोसिस है। ठीक है, इसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फैट नेक्रोसिस जो है वो ट्रॉमा, ये एक पॉइंट लिखा हुआ है एडिशनल। ठीक है, गमेटस नेक्रोसिस जो है वो किसके अंदर होती है, गमेटस नेक्रोसिस जो होती है वो सिफिलिस के अंदर होती है। अब जनाब ये ना डिफरेंट उसने ना एनोरिज्म्स की टाइप्स दे दी हैं। ठीक है, ज़रा ये गौर करें। केजियस नेक्रोसिस में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केजियस नेक्रोसिस में TB के सिम्टम्स के साथ उसने सिंपल दिया हुआ है। ये काइंडली स्टूडेंट्स कुछ जो है ना बहुत, अच्छा, TB, ड्राई कफ, लो ग्रेड फीवर, मलेज, अगर ये सारी चीज़ें आ जाएं तो वो होगा केजियस नेक्रोसिस TB। और अगर हाइपरकैल्सीमिया लिम्फेडिनोपैथी होगी तो ये सार्काइडोसिस होगा। ठीक है, नेक्रोसिस इन, इसमें एक पॉइंट है, नेक्रोसिस इन, ये लास्ट वाला, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। जब भी नेक्रोसिस सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड का होगा तो उसके अंदर क्या होगा, सार्काइडोसिस। सो एक तो आप लोगों ने सार्काइडोसिस का याद रखना है कि लिम्फेडिनोपैथी और हाइपरकैल्सीमिया के साथ भी ये होता है। और ग्रैनुलोमेटस नेक्रोसिस जब सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड की हो तब भी सार्काइडोसिस। क्लियर, क्लियर, ओके सर, ओके। अच्छा, आगे आ जाए जी। ग्रैनुलोमेटस नेक्रोसिस जो होती है वो किसके अंदर होती है, वो गमेटस नेक्रोसिस, सॉरी, वो सिफिलिस के अंदर होती है। अच्छा, अब जनाब कुछ चीज़ें हैं वो आप सब ने करनी है। एनोरिज्म की, ठीक है, कि एनोरिज्म जो है वो लोकलाइज्ड अबनॉर्मल डायलेशन है जी ब्लड वेसल की। लोकलाइज्ड अबनॉर्मल डायलेशन है ब्लड वेसल की। ठीक है, एनोरिज्म क्या है जी, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड अबनॉर्मल। एक तो लोकलाइज्ड है यानी एक ही जगह पे होगी, और एक जो है वो अबनॉर्मल है यानी डेट इज नॉट ए नॉर्मल, और एक वो डायलेशन है। तो तीन वर्ड्स हैं, लोकलाइज्ड, अबनॉर्मल, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, लोकलाइज्ड अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, सही है। अच्छा, अब जनाब इसमें आपने 3 से 4 चीजें याद रखी जो आती हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें ना, दिस इज बेसिकली एनोरिज्म, localized abnormal dilation of blood vessel, this is what aneurysm। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जनाब ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, ट्यूनिका इंटिमा, ठीक है, इन दो की आपने जो है ना वो डेफिशिएंसी या लैक ऑफ पहले याद रखना है।
कि ट्यूनिका इंटीमा से क्या होगा, ठीक है, और ट्यूनिका मीडिया से क्या होगा, ठीक है। सो इसमें आपने ना एक तरतीब याद रखनी है, IMDB, आई से इंटिमा, M से मीडिया, D से डायसेक्टिंग एनोरिज्म, B से बेरी एनोरिज्म। IMDB, प्लीज IMDB ये मूवीज वगैरह की रेटिंग के लिए देखते हैं। सो I से इंटिमा, M से मीडिया, पहले मैं सिर्फ उनके नाम बता रहा हूँ कि ट्यूनिका इंटिमा और मीडिया है, सही है। I से इंटिमा, M से मीडिया, D से डायसेक्टिंग एनोरिज्म, B से बेरी एनोरिज्म। सो अगर इंटिमा का लैक होगा फिर क्या होगा, और अगर मीडिया का लैक होगा फिर क्या होगा। तो वही तरतीब याद रखें कि पहले इंटिमा आया था तो उसमें डायसेक्टिंग, और फिर मीडिया आया था तो उसमें बेरी। सिंपल हो गया याद, IMDB। लैक ऑफ ट्यूनिका इंटिमा, ये डेफिशिएंसी ऑफ ट्यूनिका इंटिमा ड्यू टू डेवलपमेंट वीकनेस ऑफ लीड्स टू डायसेक्टिंग एनोरिज्म, ठीक है। और डेफिशिएंसी लैक ऑफ ट्यूनिका इंटिमा ड्यू टू डेवलपमेंट वीकनेस लीड्स टू बेरी एनोरिज्म। सिंपल हो गया याद, ये हो गया याद। अच्छा अब जनाब लैक ऑफ ट्यूनिका मीडिया नहीं, नेक्रोसिस ऑफ ट्यूनिका मीडिया हो जाए, तो अगर नेक्रोसिस हो जाए तो उसे मीडियल नेक्रोसिस कहेंगे। सिंपल हो गया ना, अगर नेक्रोसिस हो तो उसको मीडियल नेक्रोसिस कहेंगे, और मीडियल नेक्रोसिस, ठीक है। अब इसको सिस्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा कि एनोरिज्म में जो है वो नॉर्मल डायलेशन सिस्ट लाइक बनती है, तो इसलिए सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस, सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस, ठीक है, सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है, फॉर दोस्त जिनका नहीं ज्वाइन होता या कोई मसला हो जाता है, तो काइंडली क्लास के अंदर तो ग्रुप्स में तो मैसेजेस करना ना शुरू कर दिया करो यार। और भी मैनेज कर रहे हैं लोग, आप लोग डॉक्टर तायरा से कांटेक्ट कर लो, कुछ कर लो, मैसेज पे मैसेज, सर नहीं हो रहा नहीं हो रहा। अब क्लास के बाद ही मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ अगर नहीं हो रहा तो। क्लास के अंदर से उठ के तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अच्छा अब मुझे बीच में बच्चों की कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, सर ज्वाइन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो भाई टाइम से कर लो, अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा जी, असेंडिंग एओर्टिक एनोरिज्म जो होता है और डिसेंडिंग एओर्टिक एनोरिज्म, इनके अंदर क्या होगा। अच्छा अब इसमें आपने क्या चीज याद रखनी है, ठीक है, इसमें आपने क्या याद रखना है, इसमें आपने याद रखना है असेंडिंग के साथ सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस और डिसेंडिंग के साथ अथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, सही है। सो असेंडिंग के साथ सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस, ACDA असेंडिंग एओर्टिक एनोरिज्म के साथ सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस, और डिसेंडिंग के साथ अथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। बस इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है। जो ऊपर जा रहा था असेंडिंग एनोरिज्म था, वो एक सिस्ट लाइक चीज बनाएगा, और जो नीचे था वो थीरोस्क्लेरोसिस, वो स्क्लेरोज्ड हो जाएगा, थीरोस्क्लेरोसिस। सो ये पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज में आ जाते हैं, सो आपने इनको ज़हन में रखना है। ये टेबल जो है ना, इसमें उनकी डिटेल्स लिख दी है जनाब। ट्रू एनोरिज्म क्या होता है, जिसमें तीनों लेयर्स ऑफ इन्वेड्स ऑल दी थ्री लेयर्स, ठीक है, तीनों लेयर्स को इन्वेड करे तो ये होगा ट्रू एनोरिज्म। इसकी एग्जांपल है जी एथीरोस्क्लेरोटिक एनोरिज्म, सिफिलिटिक एनोरिज्म, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनोरिज्म, ठीक है। ये फर्दर आगे दो तरह का होता है, सेक्युलर और फ्यूजिफॉर्म, सेक्युलर और फ्यूजिफॉर्म। सेक्युलर में क्या होगा, एस से सेक्युलर, एस से सेक्युलर, एस से स्फेरिकल आउटपाउचिंग, किसी भी पोर्शन में स्फेरिकल आउटपाउचिंग हो तो वो होगा सेक्युलर एनोरिज्म। और फ्यूजिफॉर्म क्या होता है, उसमें सर्कमफ्रेंशियल डायलेशन होती है, यानी आपस में जो दो चीजें हैं वो फ्यूज करके सर्कमफ्रेंस एक बनाती है, उसमें डायलेशन होती है। क्लियर, ये नहीं आती चीजें, बस इनको एक दफा रीड ही हमने देनी है। सो डायसेक्टिंग एनोरिज्म क्या होता है, जब ब्लड जो होता है वो इंटर करे वॉल ऑफ आर्टरी को और डायसेक्ट कर दे इसकी लेयर्स को, तो ये होगा डायसेक्टिंग एनोरिज्म। अब ये बहुत ज्यादा आता है, इसमें ना वर्ड जरा मार्क करें जो पेपर के अंदर आता है,
कि अगर डायसेक्ट करेंगे, मेरी बात सुनिए, अगर मैं आपके दिल पे छुरी चला दूं तो कैसा फील होगा? बुरा फील होगा ना। तो वो जो छुरी चलने की, दिल पे छुरी चलाना जो होता है, उससे क्या होता है? टीयरिंग चेस्ट पेन, टीयरिंग चेस्ट पेन, सही है, दिल को फाड़ देने वाली चेस्ट पेन होती है, टीयरिंग चेस्ट पेन, सही है। सो दिस इज बेसिकली टीयरिंग चेस्ट पेन, और इसमें अनइक्वल बीपी आता है टू आर्म्स में, सही है। सो कैन प्रेजेंट विद टीयरिंग चेस्ट पेन ऑफ सडन ऑनसेट रेडिएटिंग टू द बैक और अनइक्वल बीपी इन आर्म्स। हाइपरटेंशन, बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व, इनहेरिटेड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, मार्फन वगैरह के साथ। अब मार्फन के साथ इसका एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ना एक पेशेंट दे देता है जो जिसके डिसेक्टिंग एन्युरिज्म का, और वो कह देता है वो सर्कस में काम करता था और सारा कुछ इस तरह की पूरी हिस्ट्री दे के वो क्या पूछेगा कि इसमें क्या है, इसमें सिंड्रोम कौन सा होगा, तो वो मार्फन सिंड्रोम होगा, सही है। चेस्ट एक्सरे में मीडिएशनल वाइडनिंग होगी। अब इसकी टाइप्स ये करने की जरूरत नहीं है, स्टैनफोर्ड ए और स्टैनफोर्ड बी, ठीक है। या चले अगर लिखी है तो ये भी मैं बता देता हूँ कि अगर सिर्फ असेंडिंग एओर्टा को इन्वॉल्व करे तो वो स्टैनफोर्ड ए होगी, ठीक है। और मे बी इट कैन एक्सटेंड टू एओर्टिक आर्च और डिसेंडिंग एओर्टा। ट्रीटमेंट इसका सर्जरी होता है। स्टैनफोर्ड बी में क्या होता है, ये डिस्टल होती है, इसमें डिसेंडिंग एओर्टा और एओर्टिक आर्च की इन्वॉल्वमेंट होती है, असेंडिंग एओर्टा की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सिंपल सी बात है, ये डिस्टल है इसलिए असेंडिंग एओर्टा इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट मेडिकल होता है, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह। नीचे आ जाती बेरी एन्युरिज्म। बेरी एन्युरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, बेरी एन्युरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायसेक्टिंग एन्युरिज्म आप लोग देख सकते हैं, टीयरिंग चेस्ट पेन, ठीक है, उसने टीयर कर दिया, टीयरिंग चेस्ट पेन, ठीक है। ये फॉल्स एन्युरिज्म है। बहरहाल आगे आ जाए जी, बेरी एन्युरिज्म। अभी तक चीजें क्लियर है? कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? हमने टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस कर लिया, हमने टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस कर लिया, हमने टाइप्स ऑफ गैंग्रीन कर लिया, हमने जो है अब एन्युरिज्म्स जो है वो ऑलमोस्ट वी आर डन विद एन्युरिज्म्स टू। बेरी एन्युरिज्म के अंदर क्या होता है कि स्मॉल सेकुलर लीजन्स होते हैं स्मॉलेस्ट आर्टरीज ऑफ द ब्रेन में, और ब्रेन के अंदर क्या होता है, काओ, ब्रेन के अंदर क्या होता है, ब्रेन के अंदर काओ होता है, COW, काओ, सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। ब्रेन के अंदर काओ है, सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। तो उसका अगर एनोरिज्म होगा तो उसे बेरी एनोरिज्म कहेंगे, ठीक है। ये बर्ड्स पे प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, डेवलप होता है द साइड्स ऑफ कंजेनिटल मीडियल वीकनेस, बाइफर्केशन ऑफ सेरेब्रल आर्टरीज पे, सही है। और ये एनोरिज्म्स जो होते हैं ना, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज है सब रेकोनॉइड हेमरेज का, सही है। और इसका एसोसिएशन होता है अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ। अब जनाब सब रेकोनॉइड हेमरेज पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सब रेकोनॉइड हेमरेज, SAH याद रखना है। SAH मैं शॉर्ट फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ कि बाद वो पेपर में MCQs के अंदर SAH जो है वो लिखा होता है, तो आप लोग कहते हैं ये सा बीमारी तो हमने कभी पढ़ी नहीं है, ये सा बीमारी पता नहीं क्या है, डेट इज सब रेकोनॉइड हेमरेज, सही है, सब रेकोनॉइड हेमरेज। इसमें जनाब आ जाता है कि मेरी जिंदगी की सबसे सीवियर हेडेक है, एक इस तरह से, एक इसमें CSF स्टेन्ड विद ब्लड, बहुत ज्यादा आता है कि मेरा CSF जो होता है उसके अंदर ब्लड आ रहा है। तो जब भी ये दो चीजें आए, CSF स्टेन्ड विद ब्लड के साथ, तो ये MCQ बहुत ज्यादा आता है, डेट इज सब रेकोनाइड हेमरेज। और इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है, सर्कल ऑफ विलिस, बेरी एन्युरिज्म, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जब इस तरह से दिमाग के अंदर खून आ रहा हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसमें नींबू निचोड़ देंगे, निमोडिपिन, निमोडिपिन, कैल्शियम ब्लॉकर, निमोडिपिन, सही है, नींबू छिड़क देंगे उस पर, सही है। सो निमोडिपिन, ठीक है। बाद दफा लोग टोटके नहीं करते, अच्छा इसका इसका जो है ये बेहोश हो रहा है, इसको कुछ हो रहा है तो इसको फौरन से लीमू दे दो। सो जस्ट लाइक लीमू की तरह निमोडिपिन, निमोडिपिन, निमोडिपिन इज द ट्रीटमेंट। क्लियर? डन सर, डन। अच्छा जी, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म में क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोटिक एन्युरिज्म मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर इन डिसेंडिंग स्पेशली द एब्डोमिनल एओर्टा। ये एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है। रिस्क फैक्टर में टोबैको यूज है, ठीक है। और पल्पेबल पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस है। अब इसको, इस लाइन को अंडरलाइन करो भाई, पूरा ना याद रखो, सिर्फ ये याद रखो कि पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस, ठीक है, पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस। पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस जब भी दिया होगा तो वो क्या होगा, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म, एब्डोमिनल एओर्टिक। मैंने कहा पूरी हर चीज ना याद रखो, सिर्फ इसमें जो आखिरी लाइन है ना ये वाली,
पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास, पैल्पेबल पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास, ठीक है, इसको याद रखना है। डन। अच्छा जी, फिर आ जाता है जी सिफिलिटिक या ल्यूटिक एनोरिज्म। ये टर्शरी सिफिलिस की मैनिफेस्टेशन है और इसमें ट्री बार का अपीयरेंस आती है, ठीक है। बाकी इसमें कोई नहीं है सच याद रखने की जरूरत। बाकी जनाब एमसीक्यूज कर लेते हैं, अब एमसीक्यूज कर लेते हैं। 50 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव स्फीयर जस्ट बीन रेडिएटिंग बैक, ऑटोप्सी में क्या होगा? मीडियल नेक्रोसिस ऑफ एओर्टा होगा, सही है। डिसेंडिंग एओर्टा ऑटोप्सी आ रहा है तो कॉज क्या होगा? मीडियल नेक्रोसिस होगा। मीडियल नेक्रोसिस ऑटोप्सी सीन इन डिसेंडिंग एओर्टिक एनेरिज्म। पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास है तो ये एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म, सही है। सेम आगे वही सिनेरियो है, सिंपल सिंपल से, कोई इसमें नहीं है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेरी एनेरिज्म क्या होता है? रीजन ऑफ इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब इसमें जो है वो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की बाइफर्केशन वाली चीज भी आ सकती है और रीजन ऑफ इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी आ सकती है, ठीक है। ठीक है, क्लियर होगी चीजें, क्लियर होगी, चलो। अच्छा अब यहाँ ये एक डिफरेंस आप लोगों ने जरा ना गौर करना है, ये जरा गौर तलब चीज है। एक बंदा है, ठीक है, सडनली उसका बीपी जो है वो हाई हुआ और उसकी डेथ हो गई। ऑटोप्सी में क्या होगा? रप्चर्ड वेसल्स जो होती है उसपे ट्यूनिका मीडिया नहीं होगा एट द पॉइंट ऑफ एनेरिज्म। तो ये क्या होगा? और अगर ट्यूनिका इंटीमा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सेम सिनेरियो है, तो इसमें निमोनिक अप्लाई करो। IMDB, आई यानी इंटीमा, सही है, एम यानी मीडिया। तो इंटीमा अगर नहीं होगा तो वो डाइसेक्टिंग एनोरिज्म होगा, ठीक है। और अगर अगर मीडिया नहीं होगा तो वो बेरी एनोरिज्म होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब ये एक ना क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने लास्ट मेरी जो उसकी क्लास थी थ्योरी की, उसमें बच्चों ने किया था कि सर थ्रोम्बस इन द आर्टरी टू रेटिना विल डू व्हाट। अच्छा, जब भी थ्रोम्बस इन द आर्टरी टू रेटिना हो तो उसमें इन्फेक्शन होगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें दो चीज़ें हैं, ज़रा गौर करें, तो गौर करें कि जब ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो होती है वो ऑप्टिक डिस्क वाले पॉइंट से इंटर होती है विद इन दी आई, तो वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू मल्टीपल रेटिनल आर्टरीज। तो अगर तो ये बात हो कि रेटिनल आर्टरी, ठीक है, रेटिनल आर्टरी में क्या होगा? तो वो इन्फेक्शन होगा। लेकिन अगर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की स्पेसिफिकली बात करी जाएगी, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की जो सप्लाई होती है वो सिंगल एंड आर्टीरियल होती है, तो उसमें जो है इन्फेक्शन नहीं होगा। वो इन्फेक्शन की सब टाइप होगी, यानी इन्फेक्शन की दो टाइप्स है ना, एक रेड इन्फाक्ट, एक पेर इन्फाक्ट। तो मुझे बताएं एंड आर्टीरियल में कौन सी होनी चाहिए? एंड आर्टीरियल में कौन सी होनी चाहिए? ओ भाई, पेल 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 इन्फाक्ट, सिंपल, ठीक है। सो इस तरह से भी अगर एमसीक्यू आ जाए, वैसे इस तरह आएगा नहीं, मैंने बस फिर भी क्लियर कर दिया, ठीक है। थ्रोम्बस इन द रेटिना विल डू, तो इसको इन्फॉक्शन याद रखना है। इसको ये नहीं याद रखना कि इसमें वो जो है वो एम्बोलस वगैरह नहीं बनेगा, इन्फॉक्शन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैक्रोफेजेस टू एपिथेलियल सेल्स इन क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन इज मेनली बॉट अबाउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसके लिए एक सब्सटेंस होता है, वो होता है जी इंटरफेरॉन गामा, सही है। ये एक सिंपल सी बात है, इंटरफेरॉन गामा यूज होता है, बस बात खत्म। अच्छा जी, ये जरा गौर करें, हेल्दी वेसल है, उसमें एडवेंटिशिया देख रहे हैं आप? उसमें एडवेंटिशिया नजर आ रहा है, उसमें मीडिया नजर आ रहा है, उसमें इंटिमा नजर आ रहा है, एडवेंटिशिया मीडिया इंटिमा, सही है। तो इसको जो है वो इमा से भी याद रखते हैं, इमा वाटसन, IMA, IMA, इमा, इमा, सबसे अंदर इंटिमा, फिर मीडिया, फिर एडवेंटिशिया। ये देखें जरा, ये देखें, ये सेकुलर एनोरिज्म है, ये फ्यूजिफॉर्म है, जिस तरह मैंने बताया था सेकुलर में आउट पाउचिंग वगैरह बनेगी, ये फ्यूजिफॉर्म है। ये डाइसेक्टिंग एनोरिज्म है, ठीक है, ये फॉल्स एनोरिज्म है। डन, डन, क्लियर होगी बात? गुड, गुड।
अच्छा, इन द मिड ऑफ द क्लास में आज एक बात आप सबसे बता दूं कि कल जो है आपकी 4 बजे भी रफ़ीउल्लाह होगी और 7:30 पे भी रफ़ीउल्लाह होगी, 4 to 5 भी रफ़ीउल्लाह होगी और 7:30, क्योंकि मुझे ये आइडिया हो गया कि जनरल पैथोलॉजी रफ़ीउल्लाह की भी समझाने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और हम आराम आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं कर रहे, तो कल रफ़ीउल्लाह की 2 क्लासेस हम रख लेंगे, ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से रफ़ीउल्लाह जो है वो जनरल पैथोलॉजी की कल एंड हो जाए। साथ साथ मैं जिस तरह अभी थ्योरी भी बता रहा हूँ, साथ साथ मैं थ्योरी साथ साथ बता दूंगा चीज़ें। अच्छा, फिर ना मुझे कोई कहे कि सर समझ नहीं आ रही कि आपने कब क्लास लेनी थी और कब कर दिया, ठीक है। ओके जी। अब पेशेंट प्रेजेंट्स विद डायबिटीज मेलाइटिस 2 मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन इन लिम्ब विल बी। हाँ जी, डायबिटीज मेलाइटिस में लिम्ब में क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? आई एम नॉट सेइंग कि डायबिटिक फुट में कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, आई एम सेइंग डायबिटीज मेलाइटिस में लिम्ब में क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? ड्राई, ठीक है। व्हेन आस्क्ड गैंग्रीन इन डायबिटीज, दैट इज ड्राई गैंग्रीन। जब डायबिटीज की कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन लिम्स पूछे तो ड्राई गैंग्रीन, लेकिन अगर वो कहे कि कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज डायबिटिक फुट, तो वो होगी वेट गैंग्रीन, ठीक है। बस ये बात याद रखनी है। ये जो गैंग्रीनस टिश्यू है और ये हेल्दी टिश्यू है, ये आप लोग देखें जरा, ये गैंग्रीनस टिश्यू है और ये हेल्दी टिश्यू है, ठीक है। ये उसने एपोप्टोसिस का बारे बता दिया है, अभी हमें इसको करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इधर आए जरा। नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट कैंसर इज, हाँ जी, व्हाट इज एपोप्टोसिस, व्हाट इज एपोप्टोसिस? मुझे मुझे इसका जवाब चाहिए। अ, मेरे जो मैंने निमोनिक बताया, एपोप्टोसिस इज आप ही मरना। एपो, एपो मतलब आप ही मरना, अपने आप को मारना, सही है। दैट मीन्स दिस इज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म ना। तो जब कैंसर होता है तो नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट कैंसर जो होता है वो एपोप्टोसिस होता है, कि सेल्स जो है वो अपने आप को खुद मारना शुरू कर देते हैं कि भाई हम खुद ही मर जाएं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, ठीक है। अच्छा, कभी आपने अपने एपी की काउंसलिंग की है? ठीक है, अगर करेंगे करेंगे एपी की काउंसलिंग तो आप वायरल हो जाएंगे। सो वायरल काउंसलिंग ऑफ एपी ऑन येलो फीवर, वायरल काउंसलिंग ऑफ एपी ऑन येलो फीवर, एपी का मतलब है एपोप्टोसिस। वायरल काउंसलिंग मैंने क्यों कहा और ऑन येलो फीवर क्यों कहा? क्योंकि जो काउंसल मैन बॉडीज होती हैं वो येलो फीवर में होती हैं, वायरल हेपेटाइटिस में होती हैं, ठीक है। सो काउंसल बॉडीज किस में होती हैं? येलो फीवर में और वायरल हेपेटाइटिस में। सो काउंसलमेंट बॉडीज का सिनेरियो आ जाए तो यू हैव टू क्लिक एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस इज ग्रेटर देन, मतलब इफ बोथ येलो फीवर एंड एपोप्टोसिस इन ऑप्शंस, तो यू हैव टू प्रेफर व्हाट? अब अगर दोनों ऑप्शंस में हो तो आप लोग किसको प्रेफर करेंगे काउंसलमेंट बॉडीज के लिए? येलो फीवर, एग्जैक्टली, ठीक है, येलो फीवर, डन, ठीक हो गया। कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, रेडियोथेरेपी, श्रिंकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इसमें जो है वो मैकेनिज्म कौन सा होता है? तो कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, रेडियोथेरेपी, इसमें सेल सेल का जो श्रिंकेज होता है उसका मैकेनिज्म एपोप्टोसिस है। एपोप्टोसिस के अंदर होता क्या है? कैस्पेसिस की एक्टिवेशन होती है। अच्छा, इसमें ना दो बातें याद रखें, इसमें दो बातें याद रखें, ठीक है। जो बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग होते हैं ना, जो प्रो बन रहे होते हैं लोग, उनको आपने क्या कहना है? बकना बस करो, बैक और बैक्स, बैक और बैक्स। ये क्या है? ये एपोप्टोसिस में यूज होने वाली वो प्रोटीन है जो जो प्रो है, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स, बैक और बैक्स, बैक और बैक्स, यानी बैक्स एक्स जो है ना, बस की जगह एक्स, बकना बस करो मतलब बैक और बैक्स, बक बस, ठीक है, बक बस, ये प्रो है, प्रो एपोप्टोटिक। सर फिर एंटी एपोप्टोटिक कौन सी होती हैं? एंटी एपोप्टोटिक होती हैं, एंटी एपोप्टोटिक होती हैं BCL2 एंड BCLX, ठीक है, ये बात याद होगी। फिर आपने याद रखना है कि एपोप्टोसिस के अंदर एक्टिवेशन होती है कैस्पेसिस की, ठीक है, और और एक्टिवेशन ऑफ ऑनको सप्रेसर्स भी इनको कह सकते हैं, ऑनको सप्रेसर्स, यानी
कैंसर को सप्रेस करने वाले, कैंसर्स को, कैस्पेसिस बेसिकली एंजाइमेटिक जो होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये ऑनको सप्रेसर्स भी हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी सेल्स हैं उनकी ओवर क्राउडिंग नहीं होती, उसको प्रिवेंट करता है एपोप्टोसिस। प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, नेचुरल डिफेंस है अगेंस्ट कैंसर। ठीक है, बस बाकी सारे एमसीक्यूज आपके इन्हीं, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इन्हीं के इर्द गिर्द ये सारे एमसीक्यूज रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आप इनको एक रीड दे दीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी एज यू कैन क्लियरली सी है। ठीक है, अच्छा जी, 313 पॉइंट है जी, इन इंट्रावेस्कुलर डैमेज व्हाट इज एक्टिवेटेड फर्स्ट बाय कमिंग इनटू कांटेक्ट विद कोलेजन, तो दैट इज फैक्टर 12। अच्छा सर, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मुझे अब आपको ये जो दो पाथवेज है ना, ये एट द एंड ऑफ दिस क्लास रटवाने हैं। ठीक है, ये जो दो पाथवेज नज़र आ रहे हैं, ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये मैंने आपको रटवानी है। ठीक है, और इसको रटवाने के लिए मुझे आपसे कुछ चीज़ें पूछनी है, मुझे आपसे कुछ चीज़ें पूछनी है। अच्छा, कोआगुलेशन क्या होती है? कोआगुलेशन क्या होती है? जिसमें प्लाज्मा सॉल्युबल फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाती है इनसॉल्युबल फाइब्रिन स्ट्रैंड्स में, उसे कहते हैं कोआगुलेशन। ये ब्लड का टॉपिक नहीं है इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस सिंपल याद रखो कि कोआगुलेशन क्या है कि फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में कन्वर्ट होना, फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड एज कोआगुलेशन। देयर आर टू पाथवेज फॉर कोआगुलेशन, देयर आर टू पाथवेज फॉर कोआगुलेशन, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। सही है? अच्छा, सबने जरा जल्दी से जवाब देना है। अगर मैं अपनी वेन में से खून निकाल कर ग्लास ट्यूब में डालूं और उसके बाद वो खून जो है वो ट्यूब में कोआगुलेट हो जाए, तो क्या ये इंट्रिंसिक पाथवे होगा या एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा? जल्दी से जवाब दें। ब्लड निकालो सिरिंज से और वो ट्यूब के अंदर डालो और ट्यूब के अंदर वो कोआगुलेट हो जाए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट इज इन एक्सट्रिंसिक पाथवे। अच्छा, मतलब आप लोगों के ज़हन में आ रहा है कि अच्छा ब्लड जो है वो खून जो है वो बोतल के अंदर डाला और वो बाहर कोआगुलेट हुआ है इसलिए वो एक्सट्रिंसिक होगा, राइट? ऐसे ही आ रहा है ना ज़हन के अंदर, ऐसे ही आ रहा है ना भाई? अच्छा, जस्ट स्टिक टू योर थिंग, फिलहाल जस्ट स्टिक टू योर थिंग। ये जो आपने एक्सट्रिंसिक कहा है, डेट इज अब आप लोगों ने अभी अभी जरा गौर करना है भाई। ब्लड कोआगुलेट हुआ, ब्लड के अंदर क्या कोई जादू हो गया जो वो कोआगुलेट हो गया बाहर जाके? there was something intrinsic present in the blood, there was some substance present in the blood which is directly blood की अपनी कोई प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से वो बाहर जाके भी कोगुलेट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक पाथवे। ब्लड की अपनी कोई इंट्रिंसिक चीज थी, को ब्लड के अंदर कोई चीज थी तो वो कोगुलेट हुआ ना बाहर जाके भी, सही है? उसकी वजह से कोगुलेशन हुई। सो उसको इनिशियली क्या कहा गया? इनिशियली उसको कहा गया कॉन्टैक्ट फैक्टर। उसको इनिशियली कहा गया कॉन्टैक्ट फैक्टर, क्योंकि साइंसदानों ने ये देखा कि कोई ना कोई ऐसी चीज है ब्लड के अंदर जो बाहर की किसी सरफेस है, जिस तरह ग्लास ट्यूब है या कोई बाहर की चीज है, उससे जब वो कांटेक्ट करती है, ठीक है, सो वो जो है किसी चीज के साथ कांटेक्ट करने से वो जो फैक्टर एक्टिवेट होता है वो ब्लड को कोगुलेट करवाता है, तो इसका मतलब वो कांटेक्ट फैक्टर था, राइट? क्लियर है ये बात? वो क्या था? कांटेक्ट फैक्टर था। अभी एक स्टूडेंट ने फैक्टर 7 भी कहा था, तो वो स्टूडेंट रॉन्ग था, नॉट फैक्टर 7, वो कांटेक्ट फैक्टर था, ठीक है? बिकॉज उसने इनिशियली बाहर की ग्लास ट्यूब के साथ कांटेक्ट करके कोगुलेट किया। बाद में एक साइंसदान आया, ठीक है, और वो साइंसदान ने कहा कि ये जो बाहर जाके ग्लास ट्यूब के अंदर बाहर कांटेक्ट करके ये जो कोगुलेट होता है ब्लड, तो ये तो बड़ी जुर्रत वाला काम करता है। तो उसने वो ना, उसको जरा बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक था, तो साइंटिस्ट ने उसका नाम रख दिया हेगमैन फैक्टर। यानी कांटेक्ट फैक्टर और हेगमैन फैक्टर एक ही बात है, राइट? कांटेक्ट फैक्टर और हेगमैन फैक्टर एक ही बात है, और आजकल हम उसको फैक्टर 12 के नाम से भी जानते हैं। आजकल हम उसको फैक्टर 12 के नाम से भी जानते हैं। सो विद दिस स्टोरी यू कैन इजीली रिमेंबर कि कांटेक्ट फैक्टर, हेगमैन फैक्टर, फैक्टर 12 इज फॉर इंट्रिंसिक पाथवे,
इंट्रिंसिक पाथवे जो शुरू होगा दैट वाज समथिंग इंट्रिंसिक प्रेजेंट इन द ब्लड, तो वो होगा हेगमैन फैक्टर, कॉन्टैक्ट फैक्टर और फैक्टर 12। प्लीज टेल मी सबको ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब जरा 313 पॉइंट पढ़े इन इंट्रावास्कुलर, ये जरा पॉइंट पढ़े जरा। इन इंट्रावास्कुलर डैमेज व्हाट इज एक्टिवेटेड फर्स्ट बाय कमिंग इनटू कांटेक्ट विद कोलाजन। तो इंट्रावास्कुलर डैमेज में क्या एक्टिवेट होता है फर्स्ट बाय कांटेक्ट विद कोलाजन? तो दैट इज फैक्टर 12, दैट इज फैक्टर 12। ठीक है जी, चलो गुड जी, सही है। अगर अभी भी नहीं ना समझ आया तो प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, अगर अभी भी नहीं समझ आया तो प्लीज टेल मी क्या रिपीट करना है, प्लीज जरा एलेबोरेट कर दें, सारी बात रिपीट करनी है, आप इधर उधर ना जाया करें, क्या रिपीट करना है प्लीज। इसमें यह था कि कांटेक्ट फैक्टर का नाम बाद में हेगमैन फैक्टर और फैक्टर 12 याद रखा गया। ठीक है, चलो अच्छा आगे अगली बात अब करते हैं। सही है डॉक्टर राबिया, कांटेक्ट फैक्टर का मैंने बस नाम बताया कि उसको हेगमैन फैक्टर और फैक्टर 12 भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी जुरत का काम है ना, तो ये हेगमैन इसलिए बड़ी जुरत वाला काम कर रहा था, और इसी को ये आजकल फैक्टर 12 कहते हैं। अच्छा, तो अब ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें। जब भी ये फैक्टर 12 या कॉन्टैक्ट फैक्टर या हेगमैन फैक्टर टच करेगा किसी भी नॉन एंडोथेलियल सरफेस को, अब मेरी बात जरा गौर से सुने, नॉन एंडोथेलियल सरफेस मतलब एंडोथेलियम के अंदर तो ब्लड ऑलरेडी होता है ना, तो नॉन एंडोथेलियल सरफेस क्या क्या हो सकती है? कोई भी ग्लास ट्यूब हो सकती है, कोई भी कोलेजन, कोई भी ऐसी चीज जो नॉन एंडोथेलियम हो, तो वो क्या होगा? नॉन एंडोथेलियल सरफेस, तो उसकी वजह से कोगुलेशन होगी और इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा। ठीक है, अच्छा आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है वो विदाउट एडिशन ऑफ एक्सटर्नल सब्सटेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, कोई भी हम बाहर से तो कोई चीज ऐड नहीं ना करते। ठीक है, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड टू कोगुलेट। अगर मैं बाहर से कोई चीज ऐड करके ब्लड को कोगुलेट करवाऊं तो उसको क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब इसको भी याद करवाऊं, जिस तरह मैंने ये करवाया इसको भी याद करवाऊं। चलो इसको भी याद करते हैं, इसको भी याद करते हैं, इसको भी याद करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी कहना है कि सर कितनी डिटेल्स में चले गए हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, वरना ये मज़ा नहीं आएगा आपको ये टॉपिक करने का। ठीक है, अच्छा एक सब्सटेंस होता है सिट्रेट, बायोकेम थोड़ी सी याद करो, सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट का ना नेगेटिव चार्ज होता है। साइंटिस्ट जो थे ना उन्होंने सिट्रेट को जब ट्यूब में डाला ना तो कोगुलेशन रुक गई। सही है, अब क्यों रुकी? क्योंकि उसने कैल्शियम को न्यूट्रलाइज कर दिया जो इंट्रिंसिक पाथवे में जरूरी था। सो इस बात से आपको ये बात याद रख लेनी है कि कैल्शियम जो होता है वो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको क्या करता है? उनको क्या करता है? एक्टिवेट करता है। सो सिट्रेट का नेगेटिव चार्ज होता है, कैल्शियम का पॉजिटिव चार्ज होता है। जब सिट्रेट डालेंगे तो वो कैल्शियम को न्यूट्रलाइज कर देगा। सिंपल सादा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। सो सिट्रेट का नेगेटिव चार्ज है, उसने कैल्शियम को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, अच्छा ये जब काम किया ना तो साइंस, एक साइंटिस्ट जो है ना वो बड़ा चालाक था। उसने क्या किया? उसने चूहे को मारा, उसने एक माउस को मारा, साइंटिस्ट को माउस बड़े पसंद होते हैं। उसने एक चूहे को मारा और उस चूहे के दिमाग के अंदर से जूस निकाला। उसको क्या कहा? टिश्यू जूस। वो जो टिश्यू जूस है उसने ट्यूब के अंदर डाला तो कोगुलेशन दोबारा हो गई। कैसी मजेदार बात है कि टिश्यू जूस को डालने से जो चूहे के दिमाग से उसने निकाला उससे कोगुलेशन दोबारा हो गई। सो इस बात से उसने ये अखज किया कि टिश्यू फैक्टर जो होता है जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं, ये बेसिकली इट इज टिश्यू क्या होता है? जो अगर मैं ब्रेन टिश्यू लूँ तो ये क्या होगा? नथिंग बट ए लिपोप्रोटीन, थ्रोम्बोप्लास्टिन लिपोप्रोटीन। ठीक है, सो ये जो लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल है, जो टिश्यू फैक्टर है, ये बेसिकली कोआगुलेशन करवा देता है। सो याद रखना है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑलवेज स्टार्ट्स विद टिश्यू फैक्टर व्हिच एक्टिवेट्स फैक्टर 7। क्लियर? क्लियर? एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑलवेज स्टार्ट्स विद टिश्यू फैक्टर व्हिच एक्टिवेट्स फैक्टर 7, बिकॉज ये चूहे वाली एग्जांपल याद रखनी है कि चूहे के दिमाग से टिश्यू निकाल के उसने जब डाला था तो उसकी वजह से कोआगुलेशन हो गई थी। डन? डन? ये बात याद हो गई? अच्छा अच्छा,
अब जनाब जल्दी से पेपर ओरिएंटेड चीजें मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि अब आपकी बेस बन गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई हेल्दी एंडोथेलियम प्रेजेंट होती है ना, जब भी कोई हेल्दी एंडोथेलियम प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कभी भी ऐसे देखा है कि एंडोथेलियम के अंदर पड़े पड़े खून जो है वो जम रहा हो? कभी नहीं ना ऐसे होता, ऐसे कभी नहीं ना होता। कभी हुआ है कि आपकी ब्लड वेसल के अंदर जो है वो ब्लड है और वो कोगुलेट हो गया? ऐਵੇਂ क्यों नहीं होता भाई? जवाब तो दो प्लीज, आंसर आंसर प्लीज, चैट बॉक्स में जवाब दें। आर यू पीपल विद मी? मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, गुड। मैं पूछ रहा था कि हेल्दी एंडोथेलियम के अंदर कभी ब्लड जो है वो कोगुलेट नहीं ना होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्लड के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटी प्लेटलेट, एंटी कोआगुलेट, एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ठीक है, एंटी प्लेटलेट, एंटी कोआगुलेंट, एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी होती है। सही। जब भी उसकी इंजरी होगी, सही है, तो उसमें सबसे पहले क्या चीज होती है? सबसे पहले क्या चीज होती है? वेजो कंस्ट्रिक्शन। ये एमसीक्यू आता है सीपीएसपी के अंदर। अब मैं सिर्फ एमसीक्यूज बताऊंगा। सबसे पहले क्या होगी? वेजो कंस्ट्रिक्शन। जब भी इंजरी होगी एंडोथेलियम की, सबसे पहले वेसल की कंस्ट्रिक्शन होती है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। उसके बाद प्लेटलेट्स आ जाते हैं, वॉन विलीब्रेंट फैक्टर आ जाता है, प्लेटलेट की एडिशन हो जाती है, ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेट कर जाते हैं और वो एक प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बना देते हैं। अब इस प्राइमरी प्लेटलेट प्लग को कन्वर्ट करना होता है इनटू सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग विद द हेल्प ऑफ व्हाट? अब ये जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बना है, ये सेकेंडरी में प्लेटलेट प्लग में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट? तो उसके दो पाथवे होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। अभी मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया कि इंट्रिंसिक पाथवे किससे शुरू होगा? कॉन्टैक्ट फैक्टर, हेगमैन फैक्टर, प्लीज चैट बॉक्स में एक्टिव हो, हेगमैन फैक्टर, फैक्टर 12, तो ये फैक्टर 12 से एक्टिवेट होगा, ठीक है। और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे वो किससे शुरू होगा? चूहे का टिश्यू जूस, सही है, तो टिश्यू फैक्टर जो एक्टिवेट करेगा फैक्टर 7 को। अच्छा, अब सर इनको कैसे याद रखना है? इनको कैसे याद रखना है? इनको कैसे याद रखना है? ठीक है, इनको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इनको याद रखने की, ठीक है। इनको मैं आपको याद करवाता हूँ, मैं आपको अभी याद करवाता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, आप लोगों को अभी याद हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। हाँ जी, इसी को फैक्टर 12 को ही कहेंगे। अच्छा, ये देखें, इधर मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, एज यू कैन अप्रिशिएट, ये तीन चीज़ें हैं, 1 1 एंड 1। ये है कॉमन पाथवे, ये है लंबे वाला इंट्रिंसिक पाथवे, ये है छोटे वाला एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये बात याद हो गई? इस तरह से तीन पाथवे बन रहे हैं, तीन पाथवे बन रहे हैं, छोटे वाला एक्सट्रिंसिक, बड़े वाला इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे। सबसे पहले आप लोग याद रख ले कॉमन पाथवे, इन दोनों को भूल जाएं। कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे में तीन तीन फैक्टर्स याद करने आपने, 10 to 1, 10 to 1 याद हो गए? 10 to 1, 10 to 1, 10 to 1, ये कॉमन पाथवे में होंगे। अगर ये याद है तो फिर चीजें आसान है। 10 to 1 कॉमन पाथवे में याद हुआ? 10 to 1, क्योंकि हमने प्राइमरी प्लेटलेट प्लग को कन्वर्ट करना है सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग में। तो मैंने जब शुरू में कोगुलेशन की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने क्या कहा था? जिसमें इनसॉल्युबल फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब जो क्लॉटिंग फैक्टर 1 है उसका नाम है फाइब्रिन। जो क्लॉटिंग फैक्टर 1 है, एंड पे फाइब्रिन आ रहा है ना, 1 क्लॉटिंग फैक्टर 1 आ रहा है, सो उसका नाम है फाइब्रिन। उसके ऊपर 2 है, तो जो 2 है, टी से 2, टी से थ्रोम्बिन, टी से 2, टी से थ्रोम्बिन। आधे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता यार, पूरी बुक पढ़ लेते हैं, थ्रोम्बिन कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है और फाइब्रिन कौन सा है। तो फाइब्रिन इज फर्स्ट, फाइब्रिन इज फर्स्ट, थ्रोम्बिन इज 2, फाइब्रिन इज फर्स्ट, थ्रोम्बिन इज 2। पहले तो ये याद रखो, फाइब्रिन इज फर्स्ट, थ्रोम्बिन इज 2, फाइब्रिन इज फर्स्ट, थ्रोम्बिन इज 2। डन। 10 to 1 याद हो गया? डन। अब जनाब अब मैजिक होने लगा है। अब लंबा पाथवे याद करते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे शुरू हो रहा था फैक्टर 12 से। सो फैक्टर 12 में से आप एक माइनस कर दो, -1 करते जाना है। -1 करेंगे क्या बनेगा? -1 करेंगे क्या बनेगा? 11। 11 में से -1 करेंगे तो क्या बनेगा? 10। लेकिन 10 तो कॉमन में था, 10 तो कॉमन में था, तो फिर 11 के बाद कौन सा आ जाएगा? 9। 9 में से -1 करेंगे क्या बनेगा?
8, 8 में से -1 करेंगे तो क्या बनेगा 7, लेकिन 7 तो टिश्यू फैक्टर के साथ आ रहा था एक्सट्रिंसिक में। सो इसलिए याद रखना है कि टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 7 एक्सट्रिंसिक पाथवे में आएगा, बाकी 12, 11, 9, 8 ये इंट्रिंसिक पाथवे में आएंगे, नीचे कॉमन पाथवे होगा। डन। अब आप लोगों को सारी तरतीब भी याद होगी सर, एक सिंपल ट्रिक से, इस सिंपल ट्रिक से -1 वाली ट्रिक 10 to 1 याद कर लिया, फिर आप लोगों ने 12 से शुरू करके -1 कर दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि वो 12 क्यों शुरू में आता है, और मैंने ये भी बता दिया कि टिश्यू फैक्टर शुरू में क्यों आता है। बात खत्म, कहानी खत्म। डन। यू आर डन विद क्लॉटिंग फैक्टर्स, यू आर डन विद इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे, यू आर डन। अब सर इधर एक और मैजिक करूं, इधर एक और मैजिक सुने, इधर एक और मजेदार बात सुने। टाइम टेकन बाय, ये अब मैं देखें, अब ये गौर करें, ये जरा गौर करें। टाइम टेकन बाय इंट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे, ये लंबा है ना, ये लंबा है पाथवे, तो इसमें लंबे वाला चीज आएगी एपीटीटी। टाइम टेकन बाय इंट्रिंसिक प्लस कॉमन पाथवे ऑफ कोगुलेशन कैस्केड इज कॉल्ड एज एपीटीटी। अच्छा, और टाइम टेकन बाय छोटे वाला पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे इज कॉल्ड एज पीटी। ये छोटा पाथवे है तो लेटर भी छोटा आएगा, पीटी। सही है। फिर भी नहीं याद रहता तो याद रखें कि प्ले टेनिस, जो टेनिस खेलते हैं ना वो बाहर खेलते हैं, वो एक्सट्रिंसिक होगा, और पीटीटी टेबल टेनिस जो है वो अंदर खेलते हैं तो वो इंट्रिंसिक पाथवे होगा। डन। वैल्यूज भी याद करवा दूं, वैल्यूज भी याद करवा दूं, वैल्यूज भी याद करवा दूं, वैल्यूज भी याद कर लेते हैं, वैल्यूज भी याद कर लेते हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले याद रखना है कि जो ब्लीडिंग टाइम है उसकी वैल्यू क्या होती है। ब्लीडिंग टाइम इज नथिंग बट प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट। ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट होता है। सही है, कि कितनी क्विकली जो है वो प्लेटलेट प्लग जो है वो बनता है। सही है, उसे ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। ये 2 to 9 मिनट्स होता है। सही है, सबसे ज्यादा ब्लीडिंग टाइम 2 to 9 मिनट्स होगा नॉर्मल। अब जनाब एपीटीटी कितना होगा, 1 मिनट का हाफ कर दें तो वो एपीटीटी होगा। 1 मिनट का हाफ कितना होता है, प्लीज टेल मी। 1 मिनट का हाफ कितना होता है, 30 seconds, 30 seconds, so around 28 to 35 seconds एपीटीटी होता है। ठीक है। अच्छा, अगर इसका भी हाफ कर दें, मैंने देखो पहले मिनट वाली बात बताई, 2 to 9 मिनट्स जो है वो ब्लीडिंग टाइम है। अब 1 मिनट का हाफ करो तो एपीटीटी 28 to 35 सेकंड्स। अच्छा, अब इसका भी अगर हाफ कर दें तो 15 सेकंड्स बनता है ना, तो अराउंड 11 to 14 सेकंड्स जो है वो पीटी होता है। 11 to 13 सेकंड्स, ठीक है, वो पीटी होता है। याद होगी, वैल्यूज भी याद होगी कि पीटी क्या है, एपीटीटी क्या है, ब्लीडिंग टाइम क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है, ठीक है, फाइब्रिन क्या है, थ्रोम्बिन क्या है, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग क्या है, सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग क्या है, सारी चीजें याद होगी। सही है। चलो अब जरा अपनी बुक पे आ जाए, अब जरा अपनी बुक पे आ जाए। इंट्रिंसिक पाथवे इज एक्टिवेटेड बाय सब एंडोथेलियल कोलेजन। सब एंडोथेलियल कोलेजन मतलब क्या हो गया कि कोई भी नॉन एंडोथेलियल सरफेस, ठीक है, नॉन एंडोथेलियल सरफेस सब एंडोथेलियल कोलेजन भी हो सकता है। दैट विल एक्टिवेट योर पाथवे। ठीक है। अच्छा, अब जनाब APTT is used to check a measure of factors 2, 7, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and fibrinogen. ठीक है, all clotting factors are protein synthesized in liver except factors 4 and 8। सही है, 4 and 8 के अलावा सारे लीवर में बनते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे का भी इसने बता दिया। सही है। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, मैंने आप लोगों को टिश्यू फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक ही बात मैंने कही कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का मतलब ही टिश्यू फैक्टर है। क्लियर है। बाकी सर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैंने आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट में नहीं दी। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो फाइब्रिन को स्टेबलाइज करने वाला फैक्टर होता है ना, उसे कहते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। वो फैक्टर 13 है, वो एंड पे आता है। ठीक है। और अगर वो कहे फैक्टर 9 की जगह आप क्या दे सकती हो, तो FFP। अगर FFP का P जो है वो भाई उनको भूल जाओ, अभी जो मैं बातें बता रहा हूँ वो याद रखो। 6, 5, 4, 3 कहाँ गए, वो उड़ गए। ठीक है, पाथवे जो मैंने पढ़ाया वो यही है। ठीक है। अच्छा, फैक्टर 9 को अगर रिप्लेस करना है तो वो किससे करना है, देखिए 9 ये है ना, ये 9 है, ये 9 है। अगर 9 को रिप्लेस करना है तो FFP के एंड पे P आता है ना,
फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर फैक्टर 13 को कहते हैं। अच्छा, FFP के एंड पे P है ना, तो P को अगर आप मिरर इमेज बनाओ, P को अगर आप मिरर इमेज बनाओ तो ये क्या बन जाएगा 9, ये 9 बन जाएगा ना P। तो FFP को जब भी रिप्लेस करना है वो फैक्टर 9 से करना है। क्लियर बात। फिर क्रायो प्रेसिपिटेट के अंदर फैक्टर 8 होता है, ये बात याद रखनी है। क्रायो प्रेसिपिटेट के अंदर क्या होता है, फैक्टर 8 होता है। ये भी एक MCQ आता है। जो फैक्टर 10 है उसका नाम होता है स्टुअर्ट फैक्टर। फैक्टर 10 का नाम क्या होता है, स्टुअर्ट फैक्टर। सही है। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे जो होते हैं वो मर्ज होते हैं एट स्टुअर्ट फैक्टर। ठीक है, सही है। सो ये बातें आपने याद रखनी है। फैक्टर 8 के बाद जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे जो है वो क्रायो प्रेसिपिटेट के अंदर आएंगे। ठीक है, और स्टुअर्ट फैक्टर फैक्टर 10 को कहते हैं। मेरे ख्याल से फिलहाल आई हैव टू स्टॉप हियर, आई हैव टू स्टॉप हियर। लेट मी शो यू दिस पाथवे हियर। वन ऑफ द स्टूडेंट वाज वेरी इंथुसियास्टिक कि सर वो बाकी कहाँ गए। देखें जनाब, अब ये गौर से सुने, गौर से देखें। ठीक है, ये इंट्रिंसिक पाथवे है, फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9, फैक्टर 8, कॉमन पाथवे 10, 2, 1। ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे देख लें, टिश्यू फैक्टर फैक्टर 7। ठीक है, PT APTT। वो जो 5 वाला आप कह रहे थे वो अंदर आते हैं ना, एक्टिवेशन में आ जाते हैं। 5 4 3 जो आप कह रहे थे वो कहाँ गए, तो वो अंदर आ जाते हैं एक्टिवेशन वगैरह में। मैंने वो बातें इतनी ज़्यादा वो नहीं की कि जो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका ख़राब कर दें, आपको समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है। ये जिस तरह 5 को उसने अंदर लिख दिया ना, तो ये एक्टिवेशन में टेक पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया जो बार बार मेरे से पूछ रहे थे 5 4 3 कहाँ गए? क्लियर है, वो एक्टिवेशन में, दरमियान में एक्टिवेशन में आ जाएंगे ना। ठीक है, अच्छा। और ये फाइब्रिनोजिन जो है वो फाइब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट हो गया। डन। चल चल डन सर, वी आर डन, वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। ठीक है, बाकी चीज़ें अगर बाकी चीज़ें कल ही करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें कल करेंगे ना। 2 थ्रोम्बिन जो होता है वो 2 वाला है ना, और फाइब्रिनोजिन जो है वो 1 है। तो 10 to 1 जो है ये है कॉमन पाथवे। ठीक है, कॉमन पाथवे। अच्छा, अब जनाब इंट्रिंसिक पाथवे में मैंने बताया कि इंट्रिंसिक पाथवे कॉन्टैक्ट फैक्टर या फैक्टर 12 से शुरू होता है। तो आप 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, 11 माइनस 1 जो है वो 10 होगा, लेकिन 10 तो कॉमन पाथवे में आता है, इसलिए आप 11 माइनस 1 जो है वो लिखेंगे 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद कॉमन पाथवे। सिंपल। टिश्यू फैक्टर से फैक्टर 7 और फिर कॉमन पाथवे। डन, याद हो गई डॉक्टर फातिमा? क्लियर है? चल चलें जी, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। और आई होप दिस लेक्चर वाज प्रोडक्टिव फॉर यू ऑल। और रफ़ीउल्लाह के जितने भी पॉइंट्स हमने किए हैं, जिसमें हम इन्फॉक्शन, नेक्रोसिस, ठीक है, गैंग्रीन और एनोरिज्म्स और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे, एपोप्टोसिस, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड टिल नाउ, टिल नाउ। कल हम जी पैथ के 2 लेक्चर रखेंगे और उसमें हम जी पैथ कवर कर लेंगे सारी। डन। अब इसको अच्छी तरह घोल के पी लेना है, बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहनत नहीं ज़ाया करनी, जितने अच्छे से समझ आई है, ठीक है, उतने अच्छे से चीज़ों को करना। ठीक है, कल कल इंशाल्लाह हम जो है ना वो सुबह भी क्लास लेंगे और शाम को भी क्लास लेंगे। चले, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।